Hello everyone, myself Rahul Ranjan and I welcome you all on this YouTube channel Exam Capture. And today we are going to discuss CBSE Class 10th Board Exams magnetic effect of electric current. And yes, this is going to be fast track revision with toppers notes. So why we are waiting? So let's first understand what is magnetic effect of current. So basically जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर जब एक एक वायर हो और उसमें जब करंट पास हो रहा हो तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड अपने अराउंड क्रिएट कर लेता है, प्रोड्यूस कर लेता है और एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के वजह से उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आयरन को अट्रैक्ट करता हो और जिसको हम फ्रीली अगर सस्पेंड करें तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फ्रीली सस्पेंडेड हो जाए, उसको मैग्नेट कहा जाता है। मैग्नेट में लाइक मैग्नेटिक पोल्स जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं वो अगर लाइक हैं, साउथ है तो वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज में भी पढ़े थे इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, एंड सेम हियर like magnetic poles repel each other and unlike magnetic poles attract each other. What is magnetic field? So magnetic field मतलब होता क्या है कि एक स्पेस, एक मैग्नेट के चारों तरफ का स्पेस जहाँ पे अगर हम दूसरे मैग्नेट को ला के रखें या फिर आयरन को ला के रखें तो वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस पर फोर्स लगेगा। क्योंकि मान लेते हैं कि यहाँ कोई हम मैग्नेट रखे हैं, इसका इफेक्ट कुछ इतना दूर में होगा। अगर हम यहाँ कुछ मैग्नेट ला के रख देते हैं तो इस पर ये वाला इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाएगा। तो इसके चारों तरफ का वो इन्वायरमेंट, वो स्पेस जहाँ तक ये फोर्स एग्जर्ट कर सकता है उसको मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल बी का यूज होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है? तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसी को इसमें लाइंस बनाया होता है, इसमें लाइंस बनाया गया होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस से होते हैं। इमेजिन किया जाता है कि ऐसे लाइंस होते होंगे जो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जा रहे होंगे। यहाँ पिक्चर में मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये एक बार मैग्नेट हो गया और इसमें नॉर्थ से साउथ की तरफ ये फील्ड लाइंस आ रही हैं और इन्हीं को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहा जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ आते हैं और फिर ऐसे ये साउथ टू नॉर्थ जाते हैं इनसाइड द मैग्नेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखनी है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं? तो स्ट्रॉन्ग जहाँ पे ज़्यादा क्राउडेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रहे हो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे इस पिक्चर में देखते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा क्राउडेड है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, और यहाँ क्राउडेड नहीं है तो यहाँ पे वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। बेसिकली इन दोनों टॉपिक्स में यही कहा गया है। मूव करते हैं आगे। प्रॉपर्टीज क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फर्स्ट की क्लोज और कंटिन्यूस लूप होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। क्लोज है ये और कंटिन्यूस है ये, आउटसाइड द मैग्नेट और इनसाइड द, ऐसे ऐसे ये चलते रहते हैं और अपने लूप को कंप्लीट करते हैं। ये इमर्ज होते हैं नॉर्थ से, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि नॉर्थ से इमर्ज होते हैं, साउथ में जाके मर्ज कर जाते हैं। यहाँ से निकलते हैं और इधर जाके इन कर लेते हैं, और ये आउटसाइड द मैग्नेट और इनसाइड द साउथ टू नॉर्थ ही ये जाते हैं, उल्टा हो जाता है डायरेक्शन इनका। और टेंजेंट हम किसी भी पॉइंट पे जब डालेंगे तो वहाँ हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन मिल जाएगा उस पॉइंट पे पर्टिकुलर। सो मूव करते हैं आगे। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नो एनी टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को वो कभी नहीं काट सकते हैं। इसका रीजन भी है, वो हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि एक पॉइंट पे ये अगर कट करेंगे तो वहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक कंपास ला के रखें तो उसको दो डायरेक्शन शो करना होगा, दैट इज नॉट पॉसिबल एनी हाउ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होते हैं, जिस रीजन में वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जहाँ पे कम है उनका भीड़ कम है, जैसे कि एग्जांपल मैं बता चुका हूँ कि इस वाले रीजन में कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो यहाँ पे वीक मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, वीक मैग्नेटिक फोर्स होगा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट है। 1600 में डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने ये कंक्लूड किया कि जो अर्थ है वो एक परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करता है, और उन्होंने ये बताया कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लगभग 15 डिग्री इंक्लिनेशन पे है
लगभग 15 डिग्री इंक्लिनेशन पे है। किससे इंक्लाइंड है? तो ये ज्योग्राफिकल एक्सिस। सपोज ज्योग्राफिकल एक्सिस अगर ये है अर्थ का, तो मैग्नेटिक एक्सिस लगभग ये है, लगभग 15 डिग्री का यहाँ एंगल फॉर्म कर रहा है वो ज्योग्राफिकल एक्सिस से। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यही हम लोग को पढ़ना है, यही मेन टॉपिक यही है इस चैप्टर का, कि अगर एक कंडक्टर है, एक वायर है, इसमें और इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो हो रहा, तो इस वायर के अराउंड चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इसके अंदर आ जाएंगी। प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन हो रहा हो एक करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ, उसी को नाम दिया गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 1819 में हैंस ओर्स्टेड ने यह डिस्कवर किया था कि करंट की वजह से कंडक्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट आते हैं। डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास कैन बी फाउंड बाय एम्पियर्स स्विमिंग रूल। एम्पियर्स के स्विमिंग रूल से मैग्नेटिक कंपास की मदद से हम लोग डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास। एम्पियर्स के स्विमिंग रूल में कहा क्या गया है, इसको स्नो रूल के भी नाम से जानते हैं, SNOW, स्नो रूल। इसमें कहा यह गया है कि आई एम वेरी सॉरी, इफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, अगर इलेक्ट्रिक करंट साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है एक वायर के अंदर, और उसको आप ओवर अ मैग्नेटिक कंपास रखिए, एक मैग्नेटिक कंपास उसके पास ला के रखिए, या फिर उस वायर को मैग्नेटिक कंपास के ऊपर रख दीजिए, तो नॉर्थ पोल, जो मैग्नेटिक कंपास के अंदर निडल्स होते हैं, निडल का नॉर्थ पोल वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। और यही चीज़ इसमें कहा गया है कि साउथ टू नॉर्थ जा रहा हो करंट, तो मैग्नेटिक कंपास का निडल वेस्ट की तरफ, W से वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, यही स्नो रूल कहता है। फैक्टर्स, किन किन फैक्टर्स पे इंटेंसिटी डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड का, किन किन फैक्टर्स ऑन विच द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। द फर्स्ट इज अमाउंट ऑफ करंट विच यू आर गिविंग टू योर कंडक्टर, कितना अमाउंट में आप करंट अपने कंडक्टर को प्रोवाइड कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। सो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा कि कितना डिस्टेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि ये वायर हो गया और इसके अराउंड ऐसे मैग्नेटिक फील्ड्स बन रहे होंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ तक भी वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाएगा। यहाँ पे जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्या उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी होगा? बिल्कुल नहीं। तो वही बताया गया है कि ये रेडियस पे इन्वर्सली डिपेंड करता है कि ये कितना दूर आप जाके मैग्नेटिक फील्ड के इंटेंसिटी को चेक कर रहे हो आप। सो दिस शुड बी वेरी क्लियर टू यू। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल। इस रूल में ये बताया गया है कि जस्ट इमेजिन करिए कि आपके हाथ में एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग वायर है। बस इमेजिन करना है, नॉट यू हैव टू जस्ट होल्ड करंट कैरिंग वायर इन योर हैंड। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि इमेजिन करना है, और इस तरीके से इमेजिन करना है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा हो उस डायरेक्शन में आपका थंब पॉइंट करे। और अगर ऐसा आप करते हो तो आपका जो कर्लिंग फिंगर है वो क्या बताएगा कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रहे हैं। ये प्रोडक्शन बताएगा आपको कि किस क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किस तरीके से हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रोडक्शन। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल को मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल भी कहा जाता है। और कॉर्क स्क्रू रूल में बताया ये गया था कि इफ़ यू आर ड्राइविंग अ कॉर्क स्क्रू, अगर आप कॉर्क स्क्रू ड्राइव कर रहे हो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट के डायरेक्शन में, तो जिस तरीके से उसका हैंडल घूमेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बता रहा होगा जब हैंडल घूमेगा। तो राइट हैंड थंब रूल की बात कर लेते हैं कि इसमें और क्या होता है। अगर सपोज कि अगर आपका वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन के तरफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा हो, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होते हैं। वही दूसरी तरफ अगर बात करें, जब इलेक्ट्रिक करंट वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ फ्लो हो रहे हो कंडक्टर में, तो उस समय पे जो मैग्नेटिक फील्ड्स बनेंगे वो क्लॉकवाइज होंगे। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय सर्कुलर लूप, अगर सर्कुलर लूप हो कुछ इस तरीके से, तो इसमें कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे। तो ये सर्कुलर लूप है। यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाइए आप इस तरीके से, और अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा तो इधर आपका थंब पॉइंट करना चाहिए, और ये जो कर्लिंग फिंगर है ऐसे जाके ऐसे ऊपर की तरफ आएगा,
ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बता रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड्स को बता रहा होगा, और कुछ इस तरीके से क्राउडेड बनता है। इसमें ये सर्कुलर होते हैं, सेंट्रिक होते हैं, सेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म करते हैं इसमें, और ये बड़े होते जाते हैं, ये छोटा है, ये और बड़ा, ये और बड़ा, ये और बड़ा, और बड़ा, और फिर जो बीच वाला होगा वो एकदम से स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसमें स्ट्रेंथ किस चीज पे डिपेंड कर, अगर सर्कुलर लूप की बात करें तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहे हैं उन वो किन किन फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑन विच दे डिपेंड्स। तो सबसे पहला करंट पे डिपेंड करता है, ये तो हमें पहले से पता चल गया है। दूसरा कि रेडियस पे इनवर्सली डिपेंड करता है, ये भी हमको पता है। तीसरा कि नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, आप कितना टर्न्स, ये सर्कुलर लूप जो है वो कितना टर्न्स ऐसे ऐसे बना लिए हो, इस पे भी डिपेंड करता है ये। क्लॉक फेस रूल, इसमें क्या कहता है कि अगर आपके पास एक सर्कुलर रिंग हो, एक सर्कुलर लूप हो, और उसमें आप करंट फ्लो करा रहे हो, तो ये सर्कुलर लूप बिहेव करेगा थिन डिश मैग्नेट की तरह। अगर सपोज इफ यू आर गिविंग करंट एंड करंट इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज, अगर करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लोज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन ए सर्कुलर लूप, देन दिस फ्रंट फेस, इस लूप का फ्रंट फेस साउथ पोल की तरह काम करेगा, बिहेव करेगा। अगर आप इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करा रहे हो, देन दिस फ्रंट फेस विल बिहेव लाइक नॉर्थ पोल ऑफ द थिन डिश मैग्नेट। इलेक्ट्रिक करंट जो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा था इस डिश में, इस लूप में, वो नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा, ऊपर वाला फेस। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड वही होता है, सर्कुलर लूप है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसे 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 ऐसे। एग्जाम्पल्स आपको देना चाहता हूँ मैं, एक पिक्चर के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि ये सोलेनॉइड है, और इसमें आप यहाँ से और यहाँ पे वायर कनेक्ट करोगे, इसमें आप जब करंट दोगे तो ये एक बार मैग्नेट की तरह, जो हम लोग पहले देखे थे बार मैग्नेट की तरह, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स जनरेट कर रहा है। इसमें भी नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द सोलेनॉइड इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ रहे हैं, लेकिन इनसाइड द सोलेनॉइड साउथ टू नॉर्थ, जैसे कि बार मैग्नेट में हो रहा था। ये इंसुलेटेड कॉपर वायर्स होते हैं, और बहुत सारे इनके कॉइल बनाया गया है, इसको फोल्ड करके ऐसे वायर को टर्न ले लेके इसमें करंट दिया गया है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स बन रहे हैं जो कि सेम लाइक बार मैग्नेट की तरह है। मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के कारण कैसा मैग्नेटिक फील्ड्स बनेगा, ये हम लोग बात कर लिए हैं कि ये बार मैग्नेट की तरह बनेगा, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, नॉट बेसिकली मैग्नेट, सोलेनॉइड। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये भी बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल है। आप जस्ट इमेजिन आपके पास सोलेनॉइड है इस टाइप से, इसके अंदर आप एक सॉफ्ट रॉड, सॉफ्ट आयरन रॉड इसमें डाल दो, ये बन गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहाँ आपको इमेज से क्लियर हो गया होगा कि ये सोलेनॉइड था, इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल दिए, सॉफ्ट आयरन कोर, और ये बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों सॉफ्ट आयरन कोर डाले हैं, और कुछ क्यों नहीं इसमें डाल सकते, ये हम बताएंगे अभी आपको। द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट मस्ट बी सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन ही होना चाहिए, क्योंकि जब ये सॉफ्ट आयरन होगा और जब आप यहाँ से करंट पास कर रहे होगे तो ये एक मैग्नेट की तरह काम करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जैसे ही आप ये करंट के फ्लो को रोक देते हो, ये फिर से नॉर्मल हो जाएगा, अपना मैग्नेटिज्म को लॉस कर देगा, लूज कर देगा मैग्नेटिज्म को। लेकिन अगर हम इसमें स्टील का यूज कर लेते हैं, अगर इसमें हम स्टील का यूज कर लेते हैं और उसके बाद जब हम करंट के सप्लाई को बंद कर देते हैं, लेकिन ये परमानेंट मैग्नेट बन जाता है और ये अपना मैग्नेटिज्म आसानी से लूज नहीं कर सकता है, अपने मैग्नेटिज्म को स्टॉप नहीं कर सकता है, और इसीलिए हम इसमें स्टील का यूज नहीं करते, क्योंकि अगर स्टील का यूज हम लोग किए तो वो फिर परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट में किन किन फैक्टर्स पे स्ट्रेंथ डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड्स का, तो हम लोग को अब तक पता हो चुका है कि नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, कितना टर्न्स आप ऐसे ऐसे उसमें मारे हो, करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, कितना अमाउंट में आप करंट दे रहे हो तो आई पे भी डिपेंड करेगा, एंड देन लेंथ ऑफ द एयर गैप बिटवीन इट्स पोल्स, इसके पोल्स के बीच में कितना एयर गैप्स है उस पे भी डिपेंड करेगा। डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं।
एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि ये चैप्टर थोड़ा सा इमेजिनेटिव टाइप है एंड आई थिंक कि आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिर भी आप शांत दिमाग से समझें तो शायद समझ में आ जाए, कुछ हद तक तो समझ में आ ही जाएंगे। लेकिन मैं प्रीफर करूँगा कि मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यू शुड at least you should watch this video 2 times. Okay, so let's understand what is bar magnet and what is electromagnet, what is the basic difference in it. फर्स्टली बार मैग्नेट जो है वो परमानेंट मैग्नेट होता है, लेकिन इसके पास वीक मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्पररी मैग्नेट है, जब तक हम करंट पास करेंगे इसमें तब तक ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जैसे ही करंट के सप्लाई को रोक देंगे वैसे ही ये अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देगा। लेकिन इसके पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं, क्योंकि जितने ही करंट को हम बढ़ाते जाएंगे, जितना ही नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएंगे, उतना ही इसका मैग्नेटिज्म जो है वो स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बात करते हैं बार मैग्नेट, तो इसके पास ये कैनॉट बी चेंज, इनके पोलैरिटी को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इनके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जो इनका नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ ही रहेगा, जो साउथ है वो साउथ ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं अपने डिजायर के अकॉर्डिंग, मैग्नेटिक फील्ड्स को भी चेंज कर सकते हैं, इसके पोलैरिटी को भी चेंज करते हैं, इसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। जब करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो इसके अंदर जो पोलैरिटी है नॉर्थ पोल साउथ बन जाएगा, साउथ पोल नॉर्थ बन जाएगा, तो ये इसमें एक बेनिफिट्स होते हैं। मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बींग्स, क्या आपको पता है कि हमारे बॉडी में भी मैग्नेटिज्म होते हैं। ह्यूमन बींग के शरीर में वीक इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, और वो वीक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, तो इतना आपको पता होगा कि हमारे बॉडी में चार्ज पार्टिकल्स हैं, जिन चार्ज पार्टिकल्स को आयन कहते हैं। जब आयन्स फ्लो होते हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट बना लेते हैं, और जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होते हैं तो फिर उनके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ये हम लोग अब तक इतना समझ चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले और इस मैग्नेटिक इफेक्ट वाले चैप्टर से। बात करते हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब एक मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, वहां पे आप अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को ले जाके प्लेस करते हो तो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होता है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी वहां पे अवेलेबल है, और हमको पता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में झगड़ा करेंगे या तो प्यार करेंगे। अगर प्यार किए मतलब कि अट्रैक्ट किए, अगर झगड़ा किए मतलब कि रिपेल किए, ये तो फोर्स होना ही है, या तो अट्रैक्शन का फोर्स हो या तो रिपल्सन का फोर्स होगा। When a current carrying wire is placed, वो मैं बता चुका हूँ आपको। ये डिस्कवर किए कौन थे, बस इतना जान लीजिए। 1821 में फैराडे ने इसका डिस्कवर किए थे। दिस इज नॉन एज मोटर प्रिंसिपल। मोटर भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, इसीलिए फैराडे का ये जो लॉ है इसको मोटर प्रिंसिपल भी कहा जाता है। ये जो फैराडे ने जिस प्रिंसिपल के बारे में एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। The current, magnetic field and the force are at right angles to one another. एक दूसरे से right angles पे होने चाहिए ये current, magnetic field and force। अगर सपोज कि इधर मैग्नेटिक फील्ड है और इधर करंट है, तो फोर्स कुछ इधर थर्ड डायरेक्शन मतलब कि 3D में लगने वाला है यहाँ पे, इस टाइप से आपको समझना है। मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट तभी होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं ई से, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं बी से, ये जब दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो मैक्सिमम फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिवर्स्ड। जो फोर्स यहाँ पे लग रहा था, उसके डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर सकते हैं बाय रिवर्सिंग दी डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। पहला बात तो ये है, और दूसरा कैसे हम चेंज कर सकते हैं, तो या तो आप इसके डायरेक्शन को चेंज कर दो या तो आप इसके डायरेक्शन को चेंज कर दो, एंड देन यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। सो मैंने बता दिया कि आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हो और इलेक्ट्रिक करंट के भी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो, ताकि आपके फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो फोर्स के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए यू हैव टू वेज। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये एक
सिंपल रूल है ये डिटरमाइन करने के लिए कि फोर्स किस डायरेक्शन में होगा। तो सपोज ये एक तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, ये कुछ इस टाइप के होते हैं 3D डायरेक्शन में। अगर मैग्नेटिक इस वाले 4 फिंगर को आप स्ट्रेच करिए और मिडल फिंगर विच इज सेंटर फिंगर एंड योर थंब, इन तीनों को आप इस तरह से स्ट्रेच कीजिए कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। और ध्यान से सुनना है कि 4 फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा होगा, 4 फिंगर उस डायरेक्शन में होना चाहिए जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, करंट उस डायरेक्शन में होना चाहिए जिस तरफ सेंटर फिंगर उस डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। देन योर थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि किस डायरेक्शन में उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है या लगने वाला है। तो ये था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, जो कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, इलेक्ट्रिक मोटर के प्रिंसिपल को। मोटर इज अ डिवाइस, मोटर एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। मोटर का यूज इलेक्ट्रिक फैंस में, इलेक्ट्रिक कार में, वॉशिंग मशीन में, मिक्सर में, रेफ्रिजरेटर में हमारे यहाँ होता है। किस प्रिंसिपल पे मोटर काम करता है इसको समझना है। एन इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ रेक्टेंगुलर कोयल, यहाँ पे रेक्टेंगुलर कोयल को के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे, नॉट दिस सर्कुलर कोयल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे चलिए मूव करते हैं आगे और देखते हैं कि देन इट रोटेट्स इन कंटिन्यूअस इन द फील्ड। लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जांपल एंड विद विजुअल्स एंड ऑल पिक्चर्स। व्हाट इज कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर को देखते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर जो है उसमें एक कॉइल लगाया गया है ABCD, जैसे कि मैं आपको अभी पिक्चर में दिखा दे रहा हूँ, जो कि हाथ से बनाया हुआ पिक्चर है। ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, A, B, C और D नाम दिया गया है। इसमें दो तरफ से मैग्नेट को पुट किया गया है, ये नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का साउथ पोल है। हालांकि एक बात आपको याद रखना है कि कभी भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को सेपरेट नहीं किया जा सकता, लेकिन एज्यूम कर लिया गया कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से साउथ की तरफ इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, इस तरफ से इनका डायरेक्शन होगा, क्योंकि हमको अब तक पता हो चुका है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, ये मेंशन करना जरूरी है। और यहाँ पे करंट दिया गया है, इस तरीके से करंट जा रहा। यहाँ पे कार्बन ब्रश लगा हुआ है, ये कम्यूटेटर है, हाफ रिंग जिसको बोलते हैं, और ये हाफ रिंग या स्प्लिट रिंग। यहाँ से करंट गया ऐसे 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 और यहाँ पे करंट परपेंडिकुलर हो गया। A से B में करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये वर्टिकली ये वर्टिकल डायरेक्शन है और ये हॉरिजॉन्टल है, तो इस डायरेक्शन में करंट है। और यहाँ पे फिर करंट ऐसे ऐसे आया और यहाँ C से D के टाइम पे फिर करंट परपेंडिकुलर हो गया मैग्नेटिक फील्ड से। और हमको बस यही चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। और यहाँ से इसमें लिखा गया है कि AB और CD, अभी मैं बता दिया कि वो परपेंडिकुलर अपने डायरेक्शन में करंट को रखे हुए हैं, तो यहाँ से उन पे फोर्स लगने वाला है। करंट कैरिंग साइड AB एंड CD ऑफ द कॉइल ये परपेंडिकुलर रखे हुए हैं। बढ़ते हैं आगे। डिवाइस जो रिवर्स कर देता है डायरेक्शन ऑफ करंट को सर्किट के अंदर, उसे कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग कहते हैं। कहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे लगा हुआ है, ये है स्प्लिट रिंग या फिर कम्यूटेटर इसको आप बोलो। और ये एक्सिस है, इस एक्सिस पे ये कॉइल रोटेट करने वाला है। टू एंड्स ऑफ द कॉइल आर सोल्डरिंग परमानेंटली टू दी टू हाफ रिंग X एंड Y ऑफ ए कम्यूटेटर। ये हो गया है, इसको वहाँ पे सोल्डिंग कर दिया गया है, ये कम्यूटेटर को यहाँ पे सोल्डिंग कर दिया जाता है। एंड देयर कम्यूटेटर इज अ कॉपर रिंग, कम्यूटेटर एक कॉपर का रिंग होता है, दो पार्ट में टूटा हुआ होता है, इसीलिए इसको हाफ रिंग भी बोला जाता है। X एंड Y इसका नेम दे दिया गया है। दिस टू पार्ट्स आर इंसुलेटेड, और इनको इंसुलेटेड किया रहता है फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से इंसुलेटेड रहते हैं। यहाँ बीच में कुछ इंसुलेशन मटेरियल लगाया गया होता है ताकि ये एक दूसरे में ना चिपके, इस तरीके से। एंड देन शेफ्ट होता है, शेफ्ट वही एक्सिस जो होता है ऑफ द मोटर। एंड दीज टू रिंग्स ऑल्सो रोटेट व्हेन द कॉइल रोटेट्स। अब जो सोल्डिंग है, तो जब ये कॉइल रोटेट करेगा तो ये भी रोटेट करेंगे। बढ़ते हैं अब आगे।
और 2 कार्बन ब्रशेस लगे होते हैं P and Q जिनका नाम दिया गया है, उनको फिक्स किया गया है मोटर के बेस पे। यहाँ पे मैं बता चुका हूँ कि ये कार्बन ब्रश लगा हुआ है, शायद आप देख पा रहे होंगे इसमें, और ये कम्यूटेटर है ताकि ये इलेक्ट्रिक करंट को जेंटली पास कर सके, सॉफ्टली इलेक्ट्रिक करंट को पास कर सके। यहाँ पे हम लोग वायर को सोल्डिंग नहीं कर सकते हैं, अगर वायर को सोल्डिंग कर दिए यहाँ पे तो फिर जब ये रोटेट करना शुरू करेगा वो वायर उसी में रोटेट होकर टूट जाएगी। एंड वर्किंग ऑफ अ मोटर, अब होता क्या होगा यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आपसे कि अब यहाँ पे ये करंट फ्लो हो रहा अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स ऐसे चारों तरफ बनेंगे, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड्स बनेंगे, लेकिन यहाँ पे करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे जो भी फोर्स लग रहा होगा उसके उल्टा फोर्स इधर लगेगा, ऑपोजिट फोर्स यहाँ पे। अगर यहाँ पे अपवर्ड फोर्स लग रहा हो, अगर ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा हो तो ये डाउनवर्ड मूव करेगा, ये नीचे की तरफ जाएगा मूव करके, और इस तरीके से इस पे फोर्स लगेगा और ये रोटेट करना शुरू कर देगा। करंट आर ऑफ 2 टाइप्स, बेसिकली करंट्स 2 टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट करंट, एक अल्टरनेटिव करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है, तो एक इलेक्ट्रिक करंट ये है जो एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में फ्लो होता है और इनका पोलैरिटी फिक्स होता है, एक पॉजिटिव होंगे टर्मिनल, एक नेगेटिव होंगे, और ये फिक्स रहता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में चेंज होते रहता है। अल्टरनेटिंग करंट वो है जो अपने डायरेक्शन को रिवर्स करते रहता है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। अब ये नेगेटिव है वो कुछ देर के बाद पॉजिटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव बन जाएगा, और इस टाइप से ये अपने पोलैरिटी को चेंज करते रहते हैं। इनका कोई फिक्स पोलैरिटी नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि नॉट फिक्स पोलैरिटी, नॉट फिक्स पोलैरिटी। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में जो एसी करंट हमारे घर में आता है वो 1 सेकेंड में 100 टाइम्स अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये याद रखने वाली बात है क्योंकि एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। अल्टरनेटिंग करंट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, अल्टरनेटिंग करंट को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट किया जा सकता है विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विदाउट मच लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक। इसमें एसी को अल्टरनेटिंग करंट को दूर तक ट्रांसपोर्ट करने में भी बहुत ही कम अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस होती है। नोट पॉइंट क्या है कि रेडियो टेलीविजन इनके पास स्पेशल। अब जैसे आप बोलिएगा कि सर एक बात बताइए कि हम लोग डीसी मतलब जो बैटरी है उससे भी कनेक्ट करते हैं किसी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस डिवाइस जैसे रेडियो टेलीविजन, तो वो तो काम करते हैं जबकि वो एसी वाले हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई मैं ये बात आपसे बताना चाहता हूँ कि उसके अंदर एक रेक्टिफायर लगा होता है जो विच कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी, क्योंकि जो भी हमारे पास बल्ब होता है जो हमारे पास डिवाइस होते हैं उसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन रहता है, लेकिन जब अल्टरनेटिंग करंट आता है तो हमको तो पता ही नहीं है कि कौन वाला पॉजिटिव है कौन वाला नेगेटिव है, क्योंकि उसमें 2 वायर होते हैं, दोनों डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं लगातार अपना। तो उसमें हम देते तो एसी ही हैं, उसमें देते हैं रेडियो में टेलीविजन में एसी करंट ही देते हैं, लेकिन उसके अंदर एक रेक्टिफायर लगा होता है जो कि एसी करंट को डीसी में चेंज कर देता है, और तब जाके वो इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस काम कर पाते हैं। अल्टरनेटिंग करंट इंडिया में प्रोड्यूस करते हैं, उनका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है, क्योंकि पता है कि 100 टाइम्स वो अपने डायरेक्शन को 1 सेकेंड में चेंज कर पा रहे हैं, 1 सेकेंड में चेंज कर पा रहे हैं। सो उनका फ्रीक्वेंसी आप फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम करके निकाल लीजिएगा तो वहाँ से निकल जाएगा कि 50 हर्ट्ज का इनका फ्रीक्वेंसी होता है। डोमेस्टिक वायरिंग बात कर लेते हैं अपने बारे में, थोड़ा सा डोमेस्टिक वायरिंग के बारे में। मेनली देयर आर 2 वायर्स इन डोमेस्टिक वायरिंग। हम लोग जानते हैं कि 2 ही वायर मेनली होते हैं हमारे वायरिंग में, एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर। लाइव वायर वो होता है जिसके पास 220 वोल्ट 220 वोल्ट का पोटेंशियल होता है, रेड कलर का इंसुलेशन होता है, और ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिक पोल से हमारे घर में आता है। न्यूट्रल वायर भी इलेक्ट्रिक पोल से भी आता है, और कुछ लोग ग्राउंड में अर्थिंग करके भी निकाल लेते हैं, क्योंकि न्यूट्रल है, 0 पोटेंशियल होता है इसका। इसको आप टच करिएगा तो शॉक आपको नहीं लगेगा, लेकिन इसको आप अगर डायरेक्ट टच करते हैं तो यहाँ पे आप शॉक एक्सपीरियंस करिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट को पैरेलली कनेक्ट किया जाता है अलॉन्ग विद द लाइव वायर। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के साथ साथ एक तीसरी वायर भी होती है जिनका इंसुलेशन ग्रीन कलर का होता है, हमारे घर में ये भी होते हैं, और इनको हम अर्थ वायर बोलते हैं। वन ऑफ द लोअर टर्मिनल, जैसे कि घर में सॉकेट होते हैं, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, 3 सॉकेट होंगे, तो इसमें हमको पता है कि एक लाइव का होगा, एक ये
एक ये वाला न्यूट्रल का होगा और ये एक लाइव का होगा। लेकिन ये वाला सॉकेट किस काम का है, तो ये है अर्थ वायर के लिए, जिसका सिंबल ग्रीन होता है। इसमें होता, अच्छा ये होता क्यों है, जो अपर वाला टर्मिनल है बता दिए कि ये अपर वाला टर्मिनल, ये 2 है और ये एक 3, अपर वाला टर्मिनल अर्थ वायर के लिए होता है। होता क्यों है, इसके रीजन को जानते हैं। तो रिस्क से बचने के लिए, बस सिंपल सा। अब किस चीज़ का रिस्क भाई, जो भी घर में मेटालिक बॉडी वाले इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस हैं, डर होता है, जिनका बॉडी मेटल का बना हुआ है, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इस टाइप के सामान, तो डर होता है कि कहीं लीक हो के इलेक्ट्रिक चार्ज उससे बॉडी के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाए तो हमें शॉक लग सकता है, हमें झटका लग सकता है। और उसी से बचने के लिए उसके बॉडी के ऊपर वो सोल्डिंग किया हुआ होता है, ताकि वहाँ जो भी चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है वो उसको लेके अर्थ में डाल दे। ग्रीन वाला वायर ये काम वो करता है ताकि आपको बचा सके, और इसका पर्पस एक ही है, सेफ्टी मेजर, बस, और कुछ इसका पर्पस नहीं है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज, इसको समझते हैं, पता होगा, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड हैं, सो आप जानते होंगे इसको। एक्सट्रीमली लार्ज करेंट कैन फ्लो इन डोमेस्टिक वायरिंग अंडर 2 सर्कमस्टांसेस। 2 सर्कमस्टांसेस के अंदर बहुत हैवी अमाउंट में बहुत एक्सट्रीमली लार्ज करंट फ्लो हो सकता है हमारे घर में, या तो शॉर्ट सर्किटिंग हुआ हो या तो ओवरलोडिंग हुआ हो। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर डायरेक्टली विदाउट एनी रेजिस्टेंस, विदाउट एनी एप्लियंसेस टच हो जाए एक दूसरे में, तो वो शॉर्ट सर्किट होता है और बहुत भयानक तरीके का आग भी लग जाता है वहाँ पे। ओवरलोडिंग क्या होता है, तो ओवरलोडिंग जैसे कि आप वो देखे होंगे अपने इंडिया में कि एक ही प्लग में ऐसे इधर से एक चार्जर, इधर से एक चार्जर लगा दिए हैं, इधर बीच में लैपटॉप लगा दिए हैं, इस तरीके से एक ही में बहुत ज़्यादा आप करंट वहाँ से खींच रहे हो। या फिर एक ही टाइम पे अपने घर में बहुत सारा इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस को यूज में ले रहे हो, जो हाई पावर वाले, हाई पावर रेटिंग वाले हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, हीटर हो गया, ब्लोअर हो गया, फैन हो गया, इन टाइप के इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस को आप एक ही टाइम में घर में यूज कर रहे हो, तो उस समय पे ओवरलोडिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा करंट आपको नीड है उस समय पे, और उसके वजह से भी सर्किट ब्रेक हो जाता है। लार्ज करंट फ्रॉम द सर्किट, दिस इज नॉन एज ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग इसी को बोला जाता है, और इसके वजह से भी कभी कभी आग लग जाते हैं। ओवरलोडिंग कैन कॉज ऑकर टू मैनी एप्लियंसेस आर कनेक्टेड। ये हो गया है फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज के बारे में जानते हैं, व्हाट इज फ्यूज। फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि हमको इन चीज़ों से बचाता है, आग लगने से बचाएगा। सिंपली ये समझ लीजिए कि अगर हमारे घर में बहुत ही एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो होने लगे, तो ये फ्यूज वायर हमारे एप्लियंसेस को ख़राब होने से बचाता है। जैसे कि ये थिन होता है, पतला होता है, टीन का बना होता है, टीन और कॉपर से मिलके, और लो मेल्टिंग पॉइंट है। लो मेल्टिंग पॉइंट ही इसको यूनिक बनाती है कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा फ्लो होने लगे हमारे घर में, और लगे कि जो एक एक्सट्रीम वाला लिमिट है उसको भी पार करके इलेक्ट्रिक करंट हमारे घर में फ्लो होने लगा, तो डर है कि उस समय पे बहुत सारे एप्लियंसेस बॉल्ब फ्यूज हो सकते हैं, मोटर जल जाएगा, इस टाइप के हैपनिंग हो सकते हैं, घर में आग लग सकते हैं। तो उससे बचाने के लिए इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या करेगा कि सर्किट को ही ब्रेक कर देगा और मेल्ट हो जाएगा। खुद जैसे ही मेल्ट होगा, ये मेन फ्यूज में ही लगा होता है, मेन वायर में ही, और जब ये मेल्ट हो जाएगा तो सर्किट ही ब्रेक हो गया। फिर तो आपके घर का सब कुछ सेफ बच गया। तो घर को सेफ रखने के लिए इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है। इनको सीरीज में लगाया जाता है। आप कॉपर वायर को, प्योर कॉपर वायर को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कॉपर वायर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। हो सकता है कि आप कॉपर वायर को एज ए इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज कर रहे हो तो आपके घर का पूरा सामान जल जाए, आपको बहुत लॉस हो जाए, और फिर भी ये मेल्ट ना हो, और फिर भी ये सर्किट को ब्रेक ना कर पाए। इसलिए ज़रूरी है कि आप प्योर कॉपर वायर को ना लगाएं, टिन प्लेटेड कॉपर वायर को लगाएं, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज के लिए स्पेशली आते हैं। यहाँ पे मेरा जो हैंड रिटन नोट्स था वो ख़राब हो गया था काफ़ी, उसके 1-2 पेज ख़राब हो गया था पीछे वाला, सो मुझे टाइप करना पड़ा इसको। सो समझ लेते हैं बेसिक पर्पस क्या है, हमको समझना है इस चैप्टर को। बस वो नोट्स हो या फिर हैंड रिटन नोट्स हो या फिर टाइप नोट्स हो। हैजार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हानि क्या हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी से। तो एक सीवियर शॉक लगता है हमको इलेक्ट्रिसिटी के यूज से कभी कभी, है ना। ये मतलब प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी में कि शॉक लग सकती है, इसका चांसेस रहता है। शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ओवरलोडिंग हो सकता है, और इन दोनों के वजह से आग भी लग सकती है।
अगर लूज कनेक्शन है, डिफेक्टिव स्विच है, तो उससे भी स्पार्किंग होगा और उससे भी आग लग सकता है घर में। तो क्या क्या प्रिकॉशन हमको रखना है इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते समय? व्हेन इलेक्ट्रिक फायर स्टार्ट, जब भी इलेक्ट्रिक फायर से स्टार्ट होता हो, सबसे पहले आप मेन स्विच को जाके ऑफ करना चाहिए। जो पर्सन टच में आ गया है लाइव इलेक्ट्रिक वायर्स के, उसको आप डायरेक्टली टच आपको नहीं करना है। यू शुड प्रोवाइड इंसुलेटेड सपोर्ट टू हिम, उसको आप इंसुलेटेड सपोर्ट प्रोवाइड करिएगा। वी शुड अवॉइड वर्किंग ऑन ए लाइव सर्किट, अगर अभी लाइव सर्किट में करंट है तो उस वहाँ पे रिपेयरिंग करने से आपको बचना चाहिए, ताकि आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लग जाए। अगर आप कर रहे हैं तो हैंड ग्लव्स लगा के वगैरह इस टाइप से कर सकते हैं। हाउस होल्ड वायरिंग शुड बी डन बाय यूजिंग गुड क्वालिटी, जब भी हाउस होल्ड वायरिंग आप करा रहे हो किसी इलेक्ट्रिशियन से, तो उसमें गुड क्वालिटी वायर्स लगाएं जिनका प्रॉपर थिकनेस हो, प्रॉपर इंसुलेशन हो, ताकि आपके घर को वो सेफ रखें। फ्यूज शुड बी कनेक्टेड इन लाइव वायर ऑफ द सर्किट, फ्यूज को हमेशा लाइव वायर में कनेक्ट किया जाता है। हमको कभी भी गीले हाथों से किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस के स्विच को ऑपरेट नहीं करना चाहिए। सभी स्विच को एसी सर्किट में लाइव वायर में लगाना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप उसे न्यूट्रल वायर में लगा दें, तो फिर उसका उस स्विच लगाने का कोई बेनिफिट नहीं हुआ। बस आप ऑन ऑफ कर सकते हो, आपका बल्ब बुझ जाएगा, आपका बल्ब जल जाएगा, लेकिन बल्ब बुझने के बाद भी उसमें करंट फ्लो हो रहा है। अगर आप गलती से भी टच कर दिए तो आपको करंट लगेगा, अगर आप लाइव वायर में स्विच नहीं लगा के न्यूट्रल में लगा दिए हैं तो। ये समस्या है यहाँ पे। सो फाइनली we have completed one more chapter, and I think it will help you a lot when you are writing your exams on the day. And if you really like the content, if you really like the way of it, teaching, so please hit the like button and let me know also. Thanks for watching. Okay, we will meet in another video very soon. Okay, bye bye.